इतिहास की सच्ची कहानी, जिसकी शुरुआत में हम एक नन्हे बच्चे सरू को देखते हैं जो अपने बड़े भाई गुड्डू के साथ ट्रेन से कोयला चुरा रहा था। उनकी गुर्बत इतनी ज्यादा है कि जिंदा रहने के लिए उन्हें यही काम करना पड़ता है। ट्रेन से चुराया गया कोयला वो एक दुकान पर लाकर बेचते हैं और दुकान के कोने में जलेबियों की खुशबू फैली होती है और वहीं पर ताज़ा जलेबियां बन रही थी और वो मासूम लहजे में कहता है, भैया मुझे जलेबी चाहिए। और गुड्डू नरमी से हंसकर कहता है, एक दिन जरूर खिलाऊंगा, फिलहाल जेब खाली है। सरू की आंखों में चमक आ जाती है। वो उम्मीद भरे लहजे से कहता है, एक दिन आएगा जब हम पूरी दुकान की जलेबियां खरीदेंगे। और कोयला देने पर दुकानदार उन्हें थोड़ा सा दूध पकड़ा देता है। वो रास्ते में खेलते हंसते हुए घर लौटते हैं, उस घर में जहाँ माँ और उनकी नन्ही बहन इंतजार में बैठी होती है। घर पहुँचकर जब माँ दूध देखती है तो पूछती है, ये दूध कहाँ से लाए हो? मगर दोनों भाई चुप रहते हैं, जैसे जवाब उनके दिल में कैद हो। रात के वक्त अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था और गुड्डू ऐसा से काम पर जाने के लिए निकलने लगता है और सरू आंखों में जिद लिए कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और गुड्डू प्यार से उसको समझाता है, नहीं सरू, तुम अभी बहुत छोटे हो, वहाँ पर बहुत भारी बोरियां उठानी पड़ती हैं। लेकिन सरू जिद में आकर कुछ भारी सामान सर पर उठाकर कहता है, देखो ना, मैं भी वजन उठा सकता हूँ। आखिरकार गुड्डू अपनी जिद छोड़कर सरू को भी साथ ले जाता है और थकन से चूर सरू वहीं सो जाता है। और गुड्डू नरमी से उसको जगाने की कोशिश करता है, मगर वो नींद में इतना डूबा था कि उसकी आंख तक नहीं खुल रही थी। और गुड्डू सरू से कहता है, मैं सुबह तक लौट आऊंगा, तुम यहीं रहना, ठीक है? और सरू नींद में बड़बड़ाता है, जब आओगे तो जलेबियां लाना। लेकिन किस्मत उसके साथ बहुत बड़ा खेल खेलने वाली है और रात के सन्नाटे में स्टेशन धीरे धीरे खाली होने लगता है। रोशनी कम पड़ जाती है और आखिर में सिर्फ सरू बाकी रह जाता है और वो अकेला लड़का एक खाली ट्रेन की बोगी में चढ़ जाता है और वो एक खिड़की के पास जाकर बैठता है और थकन के मारे वहीं सो जाता है। और सुबह की हल्की रोशनी में सरू जब जागता है और खिड़की के बाहर सब कुछ तेजी से पीछे भाग रहा होता है। वो घबराहट में दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और चीखकर गुड्डू को आवाज देता है, लेकिन सभी दरवाजे बंद हो चुके थे। ट्रेन बहुत से स्टेशन पर रुकती है, लेकिन सरू के लिए जैसे दुनिया के सब दरवाजे बंद हो चुके थे। वो भूख प्यास से निढाल और बिल्कुल अकेला है, जैसे जिंदगी ने उसे बेसिमत सफर पर रवाना कर दिया हो। और मीलों दूर के थका देने वाले सफर के बाद ट्रेन कोलकाता के एक स्टेशन पर जाकर रुकती है। स्टेशन पर उतरते ही शोर और भीड़ ने सरू को घेर लिया और ये वो शहर था जो सरू के अपने शहर मध्य प्रदेश के जिला खंडवा से तकरीबन 1600 किलोमीटर दूर था। और ये इतना फासला है कि वापस जाना अब एक ख्वाब बन चुका था। और वो सीधा टिकट काउंटर की तरफ बढ़ता है और थकी हुई आवाज में कहता है, मुझे अपने घर जाना है। लेकिन वहाँ पर मौजूद लोग कोई और जबान बोल रहे होते हैं जो सरू के सर के ऊपर से गुजर जाती है। भूखा प्यासा और अकेला सरू स्टेशन के कोने में बैठे कुछ बेसहारा बच्चों के साथ जा बैठता है। लेकिन कुछ देर बाद कुछ आदमी आते हैं जो उन बच्चों को जबरदस्ती अपने साथ घसीट ले जाते हैं। लेकिन सरू ये खौफनाक मंजर देखकर किसी तरह वहाँ से भाग जाता है। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगली सुबह जब सरू वहाँ पर अकेला चल रहा होता है तो एक औरत उसको देख लेती है जिसका नाम नूर होता है और वो करीब आकर नरमी से पूछती है, बेटा कहाँ रहते हो? सरू नजरें झुकाए कहता है, गणेश टले। नूर उसे अपने घर ले जाती है, उसे नहलाती है, खाना खिलाती है और नरमी से कहती है, कल सुबह एक आदमी आएगा, वो तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवा देगा। नूर और रामा की बातों के बीच सरू की आंखों में बेचैनी तैरने लगती है, दिल में शक का कांटा चुभने लगता है और अगले ही लम्हे वो मौका देकर वहाँ से भाग निकलता है। और कई दिनों तक सरू स्टेशन के करीब वक्त गुजारता है और हर गुजरते लम्हे के साथ माँ की याद दिल में चुभने लगती है। वो माँ जिसके साए में सरू हमेशा महफूज रहता था। वो पत्थर तोड़कर उनको 2 वक्त का खाना खिलाती थी और वो अब उनसे मीलों दूर नहीं बल्कि पूरे 1600 किलोमीटर दूर है। और यूं ही 2 महीने गुजर जाते हैं और सरू कैफे में बैठे लड़के की नकल उतारता है और वो लड़का बाहर आ जाता है और उसे कुछ खाने को देता है। फिर पुलिस स्टेशन ले जाता है। वो लड़का पुलिस से कहता है, ये बच्चा बंगाली नहीं बोल पाता, सिर्फ हिंदी में बात करता है। मैंने पूछा कहाँ से आए हो तो ऐसा से बोला, गणेश टले। लेकिन गणेश टले कहीं नहीं मिलता। वो जगह इतनी छोटी थी कि जैसे जमीन के नक्शे से गायब हो। पुलिस वाले नरमी से पूछते हैं, बेटे तुम्हारी माँ का नाम क्या है? सरू थोड़ा सोचता है और धीरे से बोलता है, अम्मी। वो दरअसल इतना छोटा है कि उसे अपनी माँ का नाम तक याद नहीं। आखिरकार तंग आकर वो सरू को एक यतीम खाने में भेज देते हैं। 3 महीने यतीम खाने की दीवारों के बीच गुजर जाते हैं।
और एक दिन एक औरत मिसेस सूद उसको मिलने आती है और वो नरमी से बोलती है, बेटा हम पिछले 3 महीने से तुम्हारी माँ को ढूंढ रहे हैं। अखबारों में इश्तिहार भी दिया है जिसे रोज 15 मिलियन लोग पढ़ते हैं, मगर तुम्हारी अम्मी का कोई सुराग नहीं मिला। और सरू नम आंखों के साथ कहता है, मेरा घर बहुत दूर है, मैं अपनी अम्मी के पास जाना चाहता हूँ। और मिसेस सूद कहती है, हमने तुम्हारा घर ढूंढने की बहुत कोशिश की है लेकिन हमें कोई सुराग नहीं मिला। और कई महीनों की कोशिश के बाद भी कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती। और मिसेस सूद नरमी से कहती है कि एक ऑस्ट्रेलवी जोड़ा है, बहुत अच्छे लोग हैं, वो तुम्हें गोद लेना चाहते हैं और तुम वहाँ बहुत खुश रहोगे और तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। उसके बाद मिसेस सूद सरू को अपने घर ले जाती है और वहाँ पहले से कई बच्चे मौजूद होते हैं जो उनके साय में पढ़ रहे होते हैं। मिसेस सूद उन्हें इंग्लिश बोलना और दूसरों से अच्छा बर्ताव करना सिखाती है, जैसे वो उनको नई जिंदगी के लिए तैयार कर रही हो। और कुछ दिनों बाद सरू की जिंदगी का एक नया सफर शुरू होता है। वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचता है जहां मिस्टर जॉन और उनकी बीवी एयरपोर्ट पर उनका इंतजार कर रहे थे। वो लोग जैसे ही सरू को देखते हैं जैसे कोई बहुत ही कीमती खजाना उनके हाथ लग गया हो। मिस्टर जॉन और मिसेस सू जैसे ही उसको अपने घर लेकर आते हैं और सरू के लिए वो घर एक ख्वाब जैसा होता है। मिट्टी के छोटे से घर में पलने वाला, जब चमकती रोशनी वाला, रंगों से भरा, हर चीज साफ और खूबसूरत। खुशी के साथ उसके दिल में एक खामोश दर्द छुपा है। नया मुल्क, नई जुबान, नई खुशबू, मगर माँ की आवाज कहीं नहीं। सब कुछ नया है मगर दिल अब भी पुराने घर की दहलीज पर रुका है। वो उनकी जबान बोलना सीख जाता है, उनकी आदतें अपना लेता है। सू और मिस्टर जॉन उसके गिर्द वो मोहब्बत बुनते हैं जिसमें कमी, खौफ या फासले की कोई जगह नहीं। वक्त गुजरने के साथ मिस्टर जॉन और मिस सू एक नए बच्चे को गोद लेते हैं, लेकिन वो उनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाता और वो खुद को तकलीफ देने लगता है, जैसे अपने अंदर के दर्द को चीख में बदलना चाहता हो। सू और मिस्टर जॉन उसको प्यार से संभालने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि हर बच्चा प्यार का मोहताज होता है। रात के अंधेरे में सू की आंखों से खामोशी से आंसू टपक रहे थे, जैसे दिल में छुपा दर्द बह निकला हो। और सरू उसके करीब आकर उसके आंसू पूछने लगता है। शायद खून का रिश्ता ना सही मगर मोहब्बत का बंधन बन चुका है उनके दरमियान। वक्त का पहिया घूमता है और यूं 20 साल गुजर जाते हैं। सरू अब बड़ा हो चुका है। मिस्टर जॉन और मिस सू जब उसको देखते हैं तो उनकी आंखों में खुशी चमक उठती है और वो सोचते हैं कि ये हमारे लिए गॉड गिफ्टेड है। और सरू एक नई दुनिया में कदम रखता है। वो होटल मैनेजमेंट के लिए मेलबोर्न जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात उसी भाई से होती है जिसको मिस्टर जॉन और मिस सू ने गोद लिया था। और लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। और सरू की पहली क्लास का पहला दिन होता है और सब स्टूडेंट अपने बारे में बताते हैं। और जब सरू की बारी आती है तो वो कहता है कि मैं इंडिया से, कोलकाता से हूँ और वहाँ एक दिन अपना होटल खोलना चाहता हूँ। और क्लास के बाद सब दोस्तों ने मिलकर एक छोटी सी पार्टी रखी थी। और सरू जब वहाँ पहुँचता है तो इंडियन खानों को देखता है और साथ में ही बड़ी जलेबियों को देखकर और सरू की आंखों के सामने गुड्डू का मुस्कुराता चेहरा नजर आता है। और ये सब चीजें उसको बहुत तंग करती हैं। और ये सब याद आते ही सरू की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो अपने दोस्तों से कहता है, मैं कोलकाता का नहीं हूँ, मैं किसी और जगह का हूँ। और बचपन में मैं खो गया था, मैं एक ट्रेन में बैठ गया था और जब आंख खुली तो मैंने खुद को कोलकाता में पाया। और एक लड़की पूछती है, तुम कितने दिन तक ट्रेन में थे? 2 या फिर 2 से ज्यादा दिन। लड़की के पूछने पर सरू उसे अपने गाँव का नाम बताता है और वो अब अपनी जुबान में बात भी नहीं कर सकता, वो सिर्फ इंग्लिश बोलता है। एक दोस्त सरू की बात सुनता है, फिर सोचकर कहता है, कोलकाता में जहाँ तुम उतरे थे हाँ हावड़ा ब्रिज है। अगर हम अंदाजा लगाएं कि ट्रेन ने कितने घंटे सफर किया था तो शायद तुम्हारा गाँव मिल जाए। और सरू के दिल में एक उम्मीद की चिंगारी जल उठती है। और एक लड़की सरू को गूगल अर्थ के बारे में बताती है। वो कहती है कि गूगल अर्थ की मदद से तुम दुनिया की किसी भी जगह को तलाश कर सकते हो। अगली सुबह जब सरू उठता है तो उसे अपनी पुरानी यादें बहुत सताने लगती है और ये ख्याल उसको बहुत सताता है कि उसके गुम होने के बाद उसकी माँ, भाई और बहन कितने परेशान होंगे। और सरू गूगल अर्थ की मदद से स्टेशन से अपने गांव की दूरी चेक करता है और उसका कोई फायदा नहीं होता। और ऐसे ही 3 साल गुजर जाते हैं। हम सरू के साथ लूसी को देखते हैं और शायद वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। सरू अपनी माँ और भाई की जादू में इतना गर्क हो चुका है कि उसके और लूसी के दरमियान फासले बढ़ने लगते हैं और वो उसे कहता है कि तुम
किसी बेहतर और खुशहाल इंसान के लायक हो। और यूं दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। और कई महीनों बाद सरू एस्केलेटर पर लूसी को देखता है और उसे बात करता है और कहता है कि वो उसे बेहद याद करता है। और कुछ पल बाद वो दोबारा करीब आ जाते हैं और लूसी नर्म लहजे में कहती है, तुम्हें अपनी माँ के पास जाना चाहिए, वो तुम्हें बहुत याद करती है। और सरू अपनी माँ सू के पास पहुँचता है जो उस वक्त बहुत बीमार होती है। और सरू के दिल में हमेशा ये ख्याल रहता है कि उन लोगों ने उसे इसलिए गोद लिया था क्योंकि वो खुद कभी माँ नहीं बन सकती थी। वो सरू से कहती है कि मैं माँ बन सकती थी, लेकिन मैंने और तुम्हारे डैड ने ये फैसला किया कि हम उन बच्चों को अपनाएंगे जो माँ बाप की मोहब्बत के लिए तरस रहे हैं। और सू उसे अपने बचपन का एक किस्सा सुनाती है। वो कहती है कि मेरे डैड बहुत सख्त थे और शराबी भी थे। मैं हमेशा खौफजदा रहती थी और मुझे एक दिन खेत में खड़ा एक छोटा सा लड़का दिखाई देता है और वो अचानक मेरे पास आ जाता है। और सू सरू से कहती है, मेरी जिंदगी में तुम और तुम्हारा भाई आए, लेकिन अब तुम खामोश हो गए हो, मुझसे कोई बात नहीं करते, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। सरू को एहसास होता है कि उसे अपनी माँ के पास रहना चाहिए। वो दोबारा गूगल अर्थ खोलता है और अपने गाँव को ढूंढने की कोशिश करता है। और वो भारत के मुख्तलिफ हिस्से जूम करते हुए अचानक उसे वो जगह नजर आ जाती है जहाँ उसकी माँ पत्थर तोड़ा करती थी। वो आसपास का मंजर देखता है और आखिरकार अपना गांव गणेश तले ढूंढ लेता है। उसे पता चलता है कि ये गांव मध्य प्रदेश के खंडवा जिला में है। और सरू खुशी से झूम उठता है और सरू अपनी ये खुशखबरी अपनी माँ और लूसी को सुनाता है और वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होती हैं क्योंकि वो भी यही चाहती थी कि सरू अपने असली खानदान से मिले। और सरू इंडिया पहुंचकर अपने बचपन के इलाके में कदम रखता है। वो उन पुरानी गलियों और रास्तों से गुजरता है जहाँ वो कभी गुड्डू के साथ खेलता और दौड़ता था। वो आखिरकार अपने पुराने घर तक पहुँचता है जहाँ कभी माँ, भाई और बहन के साथ रहता था, लेकिन अब वो घर खाली होता है। और वो आसपास के लोगों से पूछता है, लेकिन किसी को उसकी बात की समझ नहीं आती क्योंकि वो हिंदी नहीं बोल सकता। और उसी दौरान एक और आदमी आता है और सरू उससे अपने भाई, बहन और माँ के बारे में पूछता है और शायद इस आदमी को इंग्लिश आती है। वो आदमी शुरू में तो खामोश रहता है और वहाँ से चला जाता है बगैर कुछ बताए, लेकिन कुछ देर बाद वापस आकर सरू को हाथ से इशारा करता है कि उसे साथ चलना है। और सरू जैसे ही आगे बढ़ता है उसे एक बूढ़ी औरत आती दिखाई देती है। वो उसी माँ को देखता है जिसकी गोद में उसने अपनी पहली हंसी और खुशी महसूस की थी। और सरू उसके गले लगकर बेकाबू होकर रोने लगता है। और सरू की माँ कहती है, मैंने कभी ये गाँव नहीं छोड़ा, मुझे हमेशा ये उम्मीद थी कि एक दिन मेरा बेटा वापस आएगा। इसी लम्हे में दुख, खुशी और मोहब्बत सब बराबर हो जाते हैं। माँ की मोहब्बत वक्त की हर दीवार को तोड़ सकती है। इसी दौरान सरू अपनी बहन से भी मिलता है, लेकिन उसका भाई गुड्डू अब इस दुनिया में नहीं है। और ये दूरी सरू के दिल में एक बहुत गहरा दर्द छोड़ जाती है। जिस रात गुड्डू सरू को उस बेंच पर सुला कर चला जाता है, उसी रात एक ट्रेन हादसे में उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि दुनिया उम्मीद पर कायम है। और इसी उम्मीद और आस पर एक माँ अपने 25 साल गुजार लेती है। और सरू ऑस्ट्रेलिया में अपने माँ और बाप को बताता है कि मुझे मेरी फैमिली मिल चुकी है, लेकिन उससे कुछ नहीं बदलता, आप ही मेरे माँ बाप हो। और उसी दौरान उसको पता चलता है कि उसका असल नाम शेरू है। और आखिर में इस सच्ची कहानी की असली फुटेज दिखाई जाती है जहाँ शेरू को गोद लेने वाले पेरेंट्स और शेरू की सगी माँ उन्हें गले लगा लेती है। और इस तरह से ये सच्ची कहानी एक खूबसूरत अंजाम को पहुँचती है।